नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 12 पादप में जनन। आज के इस वीडियो में हम पाठ 12 के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें इस बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है। पहला लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम हैं कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन व बीजाणु निर्माण। ठीक है ना। ये 4 जो है अलैंगिक प्रजनन जनन की जो है विधि है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 है, स्वपरागण एवं परपरागण को समझाइए। यानी स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो देखिए, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। ठीक है ना। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र गिरा तो उसे कहेंगे हम स्वपरागण। ठीक है ना। और किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र गिरता है तो उसे हम कहेंगे परपरागण। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? प्रकीर्णन मतलब प्रसार, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना। प्रसार कह सकते हैं, फैलाव कह सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये कहलाता है प्रकीर्णन कहलाता है, समझने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। पवन मतलब हवा, है ना, जल यानी पानी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। है ना। तो यह होगा सहजन यानी ड्रमस्टिक, जिसे हम सहजाना भी कहते हैं, तथा द्विफल यानी मैपिल, जैसे पादप के बीज पंखयुक्त होते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, ईस्ट में जनन को चित्र बना करके समझाइए। तो देखिए, ये चित्र आपकी किताब में है और इस प्रकार से आपको बनाना है ना। ये ईस्ट कोशिका है, इसके बाद में ये जो मुकुल है ये विकसित हो रहा है, ये फिर नवीन मुकुल इसमें हो जाता है, और ये मुकुलों की इस प्रकार से श्रृंखला बनती चली जाती है, बाद में परिपक्व हो जाते हैं और फिर अगला जो है कोशिका बन जाती है। इस प्रकार से ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये चित्र आप जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए छठा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। है ना। इसका उत्तर होगा, जब किसी पादप के मूल यानी जड़, है ना, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अदरक है, अरबी है, आलू है ना। तो इनको काट करके नया पौधा बनाया जाता है, नया पौधा बनता है, इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। अब इस कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, तो हम देख लेते हैं कि इनके लाभ क्या हैं। पहला लाभ यह है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, है ना। इनमें उगने में समय कम लगता है बीजों की अपेक्षा। दूसरा, नए पादप जनक, है ना, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। यानी जो नया पादप उगता है वो जो जनक पादप है उसकी यथार्थ मतलब वास्तविक जो है प्रतिलिपि होता है। ठीक है ना। तीसरा फायदा यह है कि कायिक प्रजनन से पादपों में पुष्प व फल कम अवधि में ही आ जाते हैं, है ना।
कायिक प्रवर्धन से क्या होगा कि पुष्प और फल जो है कम अवधि में ही आ जाते हैं, ये इनके लाभ हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए भैया, ये पुष्प के जनन अंग हैं, है ना, जैसे ये पुंकेसर है और पुंकेसर में ये तंतु होता है, ये कहलाता है पराग कोश। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे, ये होता है ये स्त्री केसर है और इसके अंतर्गत ये आप देख रहे हैं ये बीजांड, ये नीचे अंडाशय है, इसको कहते हैं वर्तिका और ये कहलाती है वर्तिकाग्र, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके चित्र बना सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, या तो पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर हो, दो में से एक, वह कहलाएगा एक लिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनमें दोनों ही हो, पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए तो? है ना, किसी पादप के सारे बीज एक ही स्थान पर गिर जाए और वहीं सारे उगाएं तो क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए तो नए उगे पौधे, है ना, जो नए पौधे उगते हैं उनको हम कहते हैं नवोद्भिद, है ना। तो उनके बीच में धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। फलस्वरूप उनमें से संभवतः कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। ठीक है ना, यदि सारे एक ही जगह उगाएंगे तो क्या होगा कि उनमें धूप के लिए, धूप बने प्रकाश के लिए, जल, खनिज और स्थान के लिए जो है गंभीर क्या हुई कंपटीशन होगी, जिसके कारण क्या होगा कि उनमें से कोई भी पौधा स्वस्थ नहीं रह पाएगा, स्वस्थ विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये इसके जो है परिणाम होंगे। अगला जो प्रश्न है वह यह है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को उदाहरण से वर्णन कीजिए। जैसे हमने अभी ने प्रश्न क्रमांक 1 में देखा था कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, है ना, बीजाणु निर्माण और खंडन। तो इनका हमें वर्णन करना है। तो देखिए पहला क्या है, कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जब किसी पादप के मूल यानी जड़, तने, पत्ती अथवा कली जैसे कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे अदरक, आलू आदि। ठीक है ना। दूसरा होता है मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है, देखिए इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग यानी अलग हो करके नई इष्ट कोशिका बनाता है और बाद में परिपक्व हो जाती है, फिर उनसे होता है, तो ये कहलाता है मुकुलन, जिसे अभी आपने चित्र में देखा था। तीसरी जो प्रविधि है उसका नाम है खंडन। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। अब शैवाल क्या, आपने देखा होगा कि जहाँ पानी की जगह होती है, पानी बहता रहता है, तो वह चिकना हरा जो पदार्थ होता है, चिकना आपको देखेगा, चिकना चिकना रहेगा, हरा रहता है और फिसलन हो जाती है। यदि आप पैर रखेंगे ना, आप फिसल जाएंगे, उसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में शैवाल, है ना। तो शैवाल वो क्या होता है कि जल और पोषक तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं तो ये शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं, फिर उनका मतलब बहुत तेजी गति से वे खंडित हो करके मतलब प्रगुणित हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है खंडन। प्रश्न क्रमांक 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब सहीजन यानी सहजना से हम कहते हैं, या गांव की भाषा में या कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसको सुरजना भी कहते हैं, है ना, वही ये सहीजन है। ये द्विफल
घासों के हल्के बीज, आक यानी आंकड़ा इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मदार, ठीक है ना, के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़ करके सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। पवन यानी हवा, हवा के साथ में ये बीज हल्के होने के कारण, रोमयुक्त होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो ये बीजों का प्रकीर्णन इस प्रकार से होता है, हवा के द्वारा। अगला जो है प्रकीर्णन का, है ना, जो विधि है वो क्या है कि जिन बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं वे बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, क्योंकि वे स्पंजी होने के कारण हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण क्या, पानी में तैरते रहते हैं, और पानी द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तीसरा जो होता है कि कुछ कांटेदार बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है। अब ये कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।